नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट जब से जारी हुआ है उसके बाद से लगातार यह विवादों में है, और विवाद में इसलिए क्योंकि लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि इसमें कई तरह की खामियां हैं। खामियों को लेकर की, और जितनी खामियां हैं उसके बाद यह आरोप इस बात को लेकर भी है कि रिजल्ट इतनी तेजी में, इतनी हड़बड़ी में क्यों निकाला गया। शायद इतनी हड़बड़ी में निकाला गया, शायद इसीलिए इतनी खामियां हैं। नियोजित शिक्षकों को इसमें शामिल किया गया। ये इन तमाम ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्यों ये रीजन है और क्या कारण है, इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय आरजेडी से सारिका पासवान जी हैं, बीजेपी से सोहेली मेहता जी हैं, और शिक्षक नियोक्ता के रूप में सुरेश राय जी हैं। सुरेश जी, सबसे पहले आपसे, कहाँ समस्या आ रही है? जो रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद से कहाँ समस्या आ रही है? क्या खामी है? इतनी खामी क्यों है कि रिजल्ट पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर मुझे यह सौभाग्य दिया है अपना पक्ष रखने का। कोई भी कार्य पूर्णता की ओर तब अग्रसर होगी जब उस कार्य के प्रति निष्ठा हो। अभी बिहार में शिक्षा के सामने सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की कमी को लेकर थी। कमी तो बहुत सारी है, आधारभूत संरचनाओं में कमी है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास केवल 8-10 कट्ठे जमीन है, उनको +2 स्तर तक उत्क्रमित कर दिया गया है। भवन नहीं है, उपस्कर नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विभाग ने बच्चों की उपस्थिति को लेकर जो संजीदगी दिखाई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति निश्चित रूपेण विद्यालयों में 100% होनी ही चाहिए, विशेष परिस्थिति को छोड़ के। लेकिन बच्चे की संख्या अगर किसी विद्यालय में 2000 हो और शिक्षक केवल 2 हों, शिक्षक केवल 4 हों, शिक्षक केवल 5 हों, तो उन बच्चों की पढ़ाई कैसे हो सकती है? तो सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि आप जान लीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जो राशि दी जाती है उसमें लगभग 60 से 70% तक राशि केंद्रांश रहती है और शेष राशि राज्यांश होती है। अगर इनरोलमेंट नहीं होता, राइट टू एजुकेशन के तहत जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन तो अभी भी नहीं ही संभव है। बहाली को लेकर, ये शिक्षकों की कमी की बात आप कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी को लेकर ही सरकार ने इतने बड़े पैमाने पे बहाली की प्रक्रिया शुरू की, और अब उसके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट पे सवाल खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं। उसमें क्या खामी है? मेरा सवाल इस पर है। उसी पर मैं आ रहा हूं कि हेस्ट में लिया गया कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं हो सकता है। सरकार शिक्षकों को, जो पूर्व से हमारे 2006 से कार्यरत नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उनकी लंबी सेवा को दरकिनार करते हुए सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्णय लिया। बीपीएससी को ये जिम्मेवारी दी गई। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूरे देश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक निकाय है, संस्था है, और उसका गाइडलाइन पूरे देश में लागू होता है, तो उससे इतर जाकर बिहार में हेस्ट में जो यह डिसीजन लिया गया, उसका परिणाम आपके सामने है। रिजल्ट घोषित कर दिया गया, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग शुरू कर दिया गया, और बहुत सी सारी ऐसी खामियां हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निर्धारित अर्हता में कुछ अर्हता को धारित नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट उनका पब्लिश हो गया है। ये दुखद स्थिति है। सरकार को शिक्षक नियुक्ति से पहले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नीति का जो गाइडलाइन, शिक्षा परिषद का जो गाइडलाइन है, और राइट टू एजुकेशन का जो गाइडलाइन है, दोनों को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार को एक सम्यक निर्णय लेना चाहिए। हम लोगों ने मांग की थी, सभी शिक्षक संगठनों ने मांग की थी कि जो पूरे कार्यरत शिक्षक हैं उनको आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए। आपने उसकी नियुक्ति की है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इस समय सारिका पासवान जी हमारे साथ हैं। सारिका जी, जब से रिजल्ट जारी हुआ उसमें कई तरह की खामियों की बात आ रही है, कई उसमें त्रुटियों की बात आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।
क्या इस प्रोग्राम को लेकर कहीं ना कहीं एक दबाव था कि 2 एग्जाम हुआ और 2 महीने के भीतर इतने बड़े पैमाने पे जो है वो रिजल्ट निकाल दिया गया और उसमें जो खामियां थी उन खामियों को दूर किए बगैर? देखिए दीपक जी, हमने कल भी इस विषय पे चर्चा किया था और हमने ठीक है। तमाम तमाम जो पहलू हैं उस पे हमने बात भी की थी। आज पुनः मैं बोलना चाहूंगी कि महागठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार और निरंतर अपने प्रयास कर रही है। वो आयोगों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, और आप अभी तो देखिए सुरेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा कि बिहार में शिक्षकों की कमी है। इसकी जानकारी सरकार को भी है और तभी है कि सरकार ने इतने बड़े पैमाने पे शिक्षक भर्ती निकाली, बहाली निकाली और बहुत कम समय में 50 से 55 दिनों के अंतराल ये परीक्षा जो है वो कंडक्ट भी की गई, परीक्षा की रिजल्ट भी निकली और मुझे लगता है ये खुशी की बात है कि 2 नवंबर को तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। अब इसमें कई लोग कह रहे हैं कि बहुत तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। अब कई लोगों का कहना है कि मतलब पहली से पांचवी, पांचवी से मतलब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में जो शिक्षक हैं वो तीनों ने तीनों श्रेणियों में फॉर्म भरा था और अब वो तीनों में उत्तीर्ण भी हुए हैं। अब वो तीनों जगह तो नौकरी करेंगे नहीं, तो अब कहीं एक जगह अगर वो ज्वाइन करेंगे तो बाकी तो 2 जगह उनकी संख्या रिक्त हो जाएगी। तो मैं बताना चाहूंगी आपके माध्यम से दीपक जी कि सरकार यही कारण है कि बहुत जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा रही है ताकि जो अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई शिक्षक है, वो तीनों जगह अगर उत्तीर्ण हुआ है तो वो अपना निर्णय ले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही साथ नियुक्ति पत्र उनको दी जाए और एक जगह वो एस्टैब्लिश किए जाए और बाकी 2 जगह की जो संख्या बचेगी, अभी सरकार ने सेकंड लिस्ट भी जारी करने का निर्णय लिया है और ये ऑलरेडी सबको जानकारी है, ये लिखित है। लेकिन सारिका जी ये नौबत क्यों आई? सारिका जी ये नौबत क्यों आई कि एक टीचर तीन जगहों पे वो उसका नाम आया है? एक पोस्ट एक टीचर के बारे में, इस बारे में बात हो रही थी। अगर उस पॉलिसीज को अपनाया गया होता है स्ट्रिक्टली, कड़े तरीके से, तो शायद ये फिर इसको अभी करने की नौबत नहीं आती कि दूसरी तीसरी लिस्ट की बात हम लोग कर रहे होते। नहीं, मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का बिल्कुल ही ये होगा। एक तरह से कह लीजिए तो मुझे लगता है कि सबको ये अधिकार होना चाहिए कि अगर उनकी स्वेच्छा है, अगर वो कि हम प्राथमिक या माध्यमिक या अगर वो वैसा कोई व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है, योग्य है कि वो तीनों परीक्षाओं में पास कर रहे हैं और फिर वो अपना निर्णय लेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है, तो मुझे लगता है ये उनका अपना स्वैच्छिक अधिकार है। यहाँ कहीं रोक लगाना तो प्रतिबंधित जैसे यही हो जाएगा कि आप पहली से 5वीं तक में जा सकते हैं, 5वीं से 9वीं तक में आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको इसी में रहना है। तो देखिए मुझे लगता है एक बाउंड्रीज ये अपने आप में उनके भविष्य के में हर्डल्स क्रिएट करना होगा, जो ये सरकार ने बहुत अच्छा मौका दिया और ऐसे व्यक्ति जो तीनों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, दीपक जी आप समझ सकते हैं, वो तो मेधावी छात्र होंगे और ऐसे ही छात्रों और शिक्षकों की जरूरत तो बिहार को है और हम चाह रहे हैं कि छन्नी करके ऐसे शिक्षक हमारे शिक्षक बच्चों को मिले, हमारे सरकारी स्कूलों में पहुंचे, तभी तो हमारे एक अच्छी जो शिक्षा व्यवस्था सुधार करने की जो कल्पना लेके हम आगे तमाम काम कर रहे हैं, आगे हमको सफलता प्राप्त होगी। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कहीं कोई दिक्कत है, कोई रोष है। एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि तीनों जगह पास हो गए हैं तो एक तो ज्वाइन करेगा तो बाकी तो 2 जगह सीट खाली हो जाएगी। बिल्कुल नहीं खाली होने वाली है भाई, वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा और ये जितनी भी सीट हैं वो सारी सीटों को भरा जाएगा। कहीं भी एक शिक्षक जो है वो बेरोजगार नहीं रहने वाला है। और दूसरी बात, नियोजित शिक्षकों का भी था सवाल जी। सुहेली जी, बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, अभी सारिका जी भी कह रही थी कि 2 महीने के भीतर जो इतने जल्दी, इतनी तेजी से, और खुद बीपीएससी ने भी इस बात को माना कि ये इस तरह का ऐतिहासिक डिसीजन था कि इतनी जल्दी इतने बड़े पैमाने पे रिजल्ट आया। आप इसके लिए सरकार को, बीपीएससी को बधाई देंगी? देखिए, सरकार की अगर नियत होती कि शिक्षा व्यवस्था सही की जाए और जल्द से जल्द शिक्षकों का अपॉइंटमेंट किया जाए, तो जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पहले से जो शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए थे, तुरंत उन्हें सूचीबद्ध करके, क्योंकि वो लाखों की संख्या में ऑलरेडी थे, तुरंत उन्हें सूचीबद्ध करके, क्योंकि वो भी एग्जाम के थ्रू आए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वो लोग पास कर गए थे, वो भी बीपीएससी टाइप का ही एग्जाम था, माने इसी तरह के क्वेश्चन उसमें थे जिस तरह के इसमें आए हैं, तो बस सूचीबद्ध करके और उसको स्कूलों में पोस्टिंग कर देनी थी।
तो इनको एक्चुअली ये लोग तो हल्ला शुरू से कर रहे हैं कि ज्वाइन करते के साथ हमारी जब सरकार आएगी तो पहले कलम से ही 10 लाख नौकरी की घोषणा हो जाएगी। तो अब इनको प्रूफ करने के चक्कर में ये लोग आनन फानन में, और पहले से जो काम किया है ये तो मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए इस मामले में कि आखिर वो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षा हुई थी, क्या वो इसके पहले जो सरकार थी उसमें वो गलत तरीके से करवाए थे क्या, जो फिर से उनको फिल्टर करना पड़ा। तो यहीं पर स्पष्ट होता है कि इन लोगों की नियत नहीं है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसलिए ये लोग बिहार के लोगों को उलझा कर रखना चाह रहे हैं। और जिस तरह से अभी रिजल्ट घोषित हुआ है और जितनी अनियमितताएं हैं, स्वाभाविक सी बात है रोक लगा दी गई शिक्षा विभाग में। देख ही रहे हैं शिक्षा विभाग के जो ऑफिसर हैं वो किस तरह के एक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अव्यवहारिक निर्णय जो है वो ले रहे हैं। अभी हमारे ये शिक्षक महोदय कह रहे थे, ठीक है ये अच्छी बात है कि स्कूल आने लगे, बच्चे स्कूल आने लगे, इसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। बच्चे आ जा रहे हैं और उसके तोड़फोड़ करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ना उनके अनुसार क्लास में बेंच डेस्क है, ना बाथरूम है, ना पढ़ने की व्यवस्था है, एक ही क्लासरूम में 3-3 क्लास हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों को समझने की जरूरत है दीपक जी। सरकार की अगर नियत सही रहती तो तुरंत सूचीबद्ध करके और उसके बाद ये जो नियुक्ति है वो करके और अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता, लेकिन इनको करना नहीं है क्योंकि गरीबों के बच्चे को, साधारण लोगों के बच्चे को ये लोग सही शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, बस यही बात है। लेकिन नाम चूंकि कमाना चाहते हैं, इसलिए वो 2 नवंबर के नाम पर आनंद फानन में ये लोग सोचे कि किसी तरह रिजल्ट जारी कर और उन लोगों की नियुक्ति कर दी जाए। ये बार बार ये कहा जा रहा है कि 2 नवंबर का प्रोग्राम फिक्स हुआ और इसी कारण से रिजल्ट में इतनी हड़बड़ी दिखाई गई। 11th-12th के रिजल्ट जारी हो गए, प्राइमरी का रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन उसके बाद जो हंगामा मचा तो 9th-10th का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, लगातार उसको लेकर मांगे उठ रही हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हड़बड़ी हुई, इस प्रोग्राम को एक टारगेट करके रिजल्ट को जो है वो निकाला गया बीपीएससी की ओर से? मुझसे प्रश्न है दीपक जी। जी सारिका जी, आप ही से सवाल है। नहीं दीपक जी, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये मुझे लगता है कि नियत समय से 10-15 दिनों की विलंब के साथ ही रिजल्ट आया है। और रही बात की 9th और 10th की, वो भी आने वाले 1 से 2 दिनों में वो भी रिजल्ट घोषित कर दी जाएगी। और जिन लोगों को बेचैनी हो रही है, डर रहे हैं, लग रहा है उनको कि जल्दी आया रिजल्ट, अनियमितता हुई है, क्यों आखिर 2 नवंबर को मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो मैं एक और खुशखबरी देना चाहूंगी दीपक जी आपके इस माध्यम से कि दिसंबर के आखिरी महीने में 1,30,000 की भर्तियां फिर से आ रही हैं, बहालियां आ रही हैं शिक्षक भर्ती, और वो होली से पहले शिक्षकों की परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक का काम पूरा कर दिया जाएगा। और आप इसके साथ समझ सकते हैं कि यह सरकार कितनी गंभीर है उन खाली विद्यालयों में शिक्षक हो, जहां बच्चे हमारे, जहां उनके भविष्य का निर्माण होता है, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, वो देश और विदेशों में अपना नाम कमाए, इसके लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। और आप देख लीजिए दीपक जी, एक ऐतिहासिक फैसले के बाद दूसरा ऐतिहासिक घोषणा, और ये घोषणा पूर्णतः होली तक पूर्णतः ये पूरी की जाएगी। जिस तरीके से अभी ये परीक्षा का पूरा जो सिलसिलेवार तरीके से अभी परीक्षा, रिजल्ट और नियुक्ति हुई है, तो निश्चित रूप से कहीं कोई। जी सारिका जी, आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से सुहेली मेहता जी कह रही है, विपक्ष की ओर से सवाल उठ रहा है, लेकिन आपके गठबंधन की तरफ से भी कई सवाल उठ रहे हैं जो आपके सहयोगी दल हैं। उससे पहले सुरेश जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सुरेश जी, 11th-12th के रिजल्ट तो तुरंत जारी हो गए, प्राइमरी के रिजल्ट भी तुरंत जारी हो गए, लेकिन जब इस तरह का हंगामा मचा और लगातार त्रुटियों को और खामियों को लेकर बात हो रही है, लगातार अभ्यर्थी इस पर सवाल उठा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या यही कारण है कि 9th-10th का रिजल्ट अभी तक होल्ड रखा गया है? बिल्कुल, मैंने तो प्रारंभ में ही कहा, ये हेस्ट में डिसीजन सारे लिए गए हैं। शिक्षक बच्चों, शिक्षार्थी के लिए शिक्षक उपलब्ध कराने से अधिक राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है सरकार की। आपको मैं बताऊं कि जब आप चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा हमारे बच्चों को, बिहार के बच्चों को मिले,
तो आपने जो तरीका अपनाया, आपके द्वारा नियुक्त शिक्षक ही तो विद्यालय में कार्य कर रहे थे, वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण थे, वो ऑलरेडी जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ जो निर्धारित मापदंड है वो सारे उत्तीर्ण थे। आखिर उनकी नियुक्ति किसने की? आखिर क्या आवश्यकता पड़ी? आपके द्वारा नियुक्त, आपके द्वारा विशेष रूप से एलिजिबिलिटी टेस्ट लिए हुए शिक्षक, उसको दरकिनार करके आपने फिर एक नई तरीके को अपनाया है, और वह भी सिस्टमेटिक ढंग से न करके, तो निश्चित रूप में ये हेस्ट में है। बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका आज मैंने देखा, बीपीएससी के चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट था कि काउंसलिंग के क्रम में बहुत सारे अभ्यर्थी में कमी पाई जा रही है, उनको अलग से दर्ज किया जा रहा है। तो आखिर क्या कारण है? इतना हेस्ट होने की आवश्यकता क्यों? जरूरत तो इस बात की थी, जब आपके पास आपके द्वारा नियुक्त योग्य शिक्षक थे, तो आप ये कदम आप उठाए किस बात के लिए? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब कह रही हैं अभी सारिका पासवान जी कि होली तक हम 1,30,000 और शिक्षकों की नियुक्ति कर देंगे, अभी आप जितने के लिए वादा किए थे उसकी नियुक्ति कहाँ हो रही है ढंग से? इसीलिए निश्चित रूप में सरकार आज भी निर्णय ली। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आप यह डिबेट रखे हैं। बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री बाबू को स्मरण करने का दिन है, और पूरे देश के अंदर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शिक्षक और कर्मचारियों के लिए वेतनमान की घोषणा की। सुहेली जी, माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करेंगे, सारिका पासवान जी के माध्यम से हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश दें कि आपने परीक्षा ली है, जहां गड़बड़ी है पहले उसको ठीक कीजिए, लेकिन पूर्व से जो आपके द्वारा नियुक्त हमारे शिक्षक हैं, प्रशिक्षित हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हैं, उनकी सेवा को मद्देनजर रखते हुए आप बिना किसी शर्त के उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए और उनके सेवा का लाभ बच्चों को उपलब्ध कराइए। सुहेली जी से सवाल ले लेते हैं। सुहेली जी, आप लोग भी लगातार इस बात को लेकर कह रही है कि स्कूलों में टीचर्स नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। अब सरकार ने बड़े पैमाने पे टीचर्स बहाली की। अभी सरकार इस तरह की बात अभी इतने बड़े पैमाने पर अभी बहाली हुई है। ऑब्वियस है कि अब जिस तरह से सारिका जी बता रही हैं कि एक फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी 1,00,000 टीचरों की। तो सारिका जी, आपसे एक सवाल ले लेते हैं। सारिका जी, आपके विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है वो अपनी जगह पे है कि यहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, वहां गड़बड़ियां हुई हैं, अभ्यर्थियों की तरफ से हुई है। आपके महागठबंधन की तरफ से भी अब जो है, जो नेता जो है वो आपके सहयोगी हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लेफ्ट के विधायक है रामबली यादव, उन्होंने तो बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद से इस्तीफा मांग लिया है। महबूब आलम वो कह रहे हैं कि अपनी औकात में रहे अतुल प्रसाद। इस तरह का क्या मतलब हुआ? देखिए दीपक जी, हमारे कई सहयोगी दलें भी हैं और उनके अपने मंत्री विधायक की अपनी वो एक इंडिविजुअल हो सकती है वो सोच। लेकिन देखिए, मैं सुरेंद्र प्रसाद राय जी अभी एक बात कह रहे थे कि सरकार जो है बिना शर्त जो है वो जो नियोजित शिक्षक हैं या जो सीटीईटी वगैरह पास करके जो शिक्षक आए हैं उनको बिना शर्त वो शिक्षक घोषित करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा वो दे दे। तो मुझे दुखद है ये मेरे लिए। ये सुरेश प्रसाद जी कह रहे थे कि राजनीतिक साजिश के तहत ये सरकार इतनी वैकेंसियां ला रही है। तो मुझे लगता है कि हर एक राजनीतिक साजिश, हर राज्य चाहेगी कि राजनीतिक पार्टी ऐसी साजिश करे कि लोगों को वहां रोजगार मिले। मुझे तो लगता है इससे सुंदर कोई बात ही नहीं हो सकती है। जब ऐसी पॉजिटिव साजिशें होने लगी कि देश के हित में, राज्य के हित में हो, तो वो साजिश मुझे लगता है हर को स्वीकार होगा। खैर, इसके उत्तर मैं जानना चाहूंगी दीपक जी, मेडिकल के छात्र भी जो होते हैं वो नीट परीक्षा पास करके जाते हैं, बावजूद इसके उनको यूपीएससी की एक उच्च स्तर की परीक्षा पास करने के बाद ही वो डॉक्टर बनते हैं कहीं। अब अगर डॉक्टर, इंजीनियर्स के साथ भी यही है, वो भी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग टेस्ट जो होता है वो पास करते हैं, फिर जाके कहीं वो अपॉइंट होते हैं। तो क्या सुरेंद्र प्रसाद जी, आप तो शिक्षक हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, मैं तो एक तुलनात्मक है ये जो बातें कह रही हूँ, लेकिन एक सरकार जो मंशा थी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बीपीएससी के थ्रू परीक्षा कंडक्ट कराया जाए और एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की सोच के तहत एक क्वालिटी ऑफ टीचर्स भी स्कूलों को मुहैया कराए जा सके। अब जिन लोगों को दिक्कत आ रही है कि त्रुटियां हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो मैं दीपक जी बताना चाहूंगी कि 67th बीपीएससी जो परीक्षा ली गई थी
उस समय भी बहुत लोगों ने ये रोष व्यक्त किया था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, हमने तो बहुत अच्छा नंबर लाया था फिर भी हम छट गए, ये वगैरह, मतलब बहुत सारी उन्होंने बातें कही थी। तब इसको बात को बीपीएससी ने संज्ञान लेते हुए तमाम परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट, उनकी रिजल्ट वेबसाइट पे उन्होंने जारी कर दिया था। उसके बाद तमाम लोगों के प्रश्नों पे विराम लग गया था। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग जो अपीयर हुए, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, उन्हें लगा कि अब ऐसे करके हम एक कियोस्क क्रिएट कर सकते हैं, तो वो झुंड भी है, उस झुंड से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी ने बहुत शानदार तरीके से परीक्षा ली, रिजल्ट घोषित किया। रिजल्ट के साथ अभी जो भी लोगों को ये महसूस हो रहा है कि एक जगह 3 लोग उत्तीर्ण हुए हैं, तो उसकी भी ऑलरेडी चर्चा और वहां पे लिखित रूप से दिया गया है कि सेकंड लिस्ट भी जारी की जाएगी। उसके नीचे भी जो लोग हैं उन्हें भी मौका मिलेगा। अपनी पारी का इंतजार करें। मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत सुचारू रूप से और ये संस्था बीपीएससी बहुत सुचारू रूप से, और यही कारण है कि बहुत जल्दी में जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ उसके अगले दिन से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही साथ जो छात्र जो है, जो परीक्षार्थी जो है, जो उन कैटेगरीज में उत्तीर्ण हुए हैं और जहां पे उन्हें ज्वाइनिंग करनी है, वो वहां निर्णय लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। और जो सीट वैकेंट रह जाएगी उसमें निश्चित रूप से सेकेंड लिस्ट निकाली जाएगी। सुहेली जी, मेरा सवाल यह है कि लगातार आप लोग की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि स्कूलों में टीचर नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। अब सरकार इतने बड़े पैमाने पे बहाली कर रही है और जिस तरह से सारिका जी बता रही है कि बहाली का सेकंड फेज भी शुरू होने जा रहा है, तो अब जाहिर, अब ऑब्वियस है ना कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामी है। क्यों आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है, इसमें इतने तरह की गड़बड़ी है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि पूरा एक तरह का घोटाला ही है। देखिए, हम लोग के तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है, जो बात है वो कही जा रही है। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, पहले से ये प्रॉब्लम था, अब हम बहाली कर रहे हैं, तो आज तक जितने भी बिहार में काम हुए हैं, क्या इनके पार्टी के समय में हुआ था क्या? राजद की जब सरकार थी तो उस समय बिहार में काम हुआ था क्या? आज जो सड़कें, जो बिजली आप देख रहे हैं बिहार में, ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू की सरकार रही है तब ये काम हुए हैं। ये सारे जो अभी अभ्यर्थी पास हुए हैं, जो जिनको ये लोग अच्छी नियत नहीं है उसके कारण इन लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए हैं। अब तो वो सूचीबद्ध होके नौकरी मिलने ही वाली थी उन लोगों की, तब तक में ये सरकार बदल गई। अब जिस कारण से बदली, लेकिन सरकार बदली और उसी चीज को ये लोग बना हुआ रोटी जोरियाना जिसको बोलते हैं वही करके, लेकिन वो भी सही नियत से नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोल नहीं रहे हैं, हम लोग जो बात सही है उसका आईना दिखा रहे हैं। और ये पहले पेज का तो पहले क्लियर करें, तब सेकंड पेज के लिए ये बात अभी से करने लगे। पहले पेज का सही नियत से जो हो रहा है वो काम करें, ताकि बिहार के जो बच्चे हैं, साधारण परिवार के बच्चे, वो सही शिक्षा ग्रहण कर सके। और जो शिक्षक अभ्यर्थी जो सालों से एग्जाम पास करके और बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि सरकार हमें हमारा अपॉइंटमेंट करेगी, अपॉइंटमेंट लेटर दें, तभी समझा जाएगा। और निश्चित रूप से हम दुखी क्यों होंगे और हम क्यों सवाल उठाएंगे? बिहार के बच्चे होंगे तो बिहार बढ़ेगा, बिहार का विकास होगा। आज तक जो पिछले 17 साल में बिहार का विकास हुआ है, कभी इतिहास में हुआ था क्या? कभी नहीं हुआ था। जिसको कि अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अभी बहुत विकास कर रहे हैं। सुरेश जी, जी सुरेश जी, सवाल नियोजित शिक्षकों को लेकर है कि नियोजित शिक्षकों के मन में कई डायलेमा है और कई चीजें हैं जो अभी वो इस एग्जाम को पास कर किए हैं, तो क्या रास्ता निकलेगा कि जो लोग इसमें भी सफल हो गए उनके मन में कई सारे सवाल है। सवाल यह है कि वो होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, उन्हें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। दूसरा सवाल यह है कि वो ट्रेनिंग क्यों करें जब ऑलरेडी वो पढ़ा रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि जब वो 15 दिन की अगर ट्रेनिंग में जाते हैं तो क्या उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन मार्क खड़े करती है। ये बिल्कुल जायज सवाल, उनके मन में जो संशय है दीपक जी, कि जो 15-17 वर्षों से शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और सरकार ने उन पर एक जबरदस्ती
परीक्षा लादा, उसके बावजूद भी वो सफल ही नहीं हुए। आप देखे होंगे कि सारे अभ्यर्थियों में बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें हमारे नियोजित शिक्षक पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। तो उनके मन में होना तो लाजमी है, उनके अंदर मेधा है, पूर्व से ही सारे शिक्षक होने के लिए जितनी अर्हताएं थी उधारित किए हुए थे। ऊपर से सरकार ने जो निर्णय लिया इसमें भी वो शामिल हुए। आज वो जहां कार्यरत है उस कार्यस्थल को बदला जा रहा है। वो चिंतित हैं कि आगे मेरा भविष्य क्या होगा। 17-18 वर्षों की जो मेरी सेवा है, वो सेवा, उस सेवा का क्या होगा, सेवा संरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम जहां पदस्थापित हैं उस जिले, और जो हमारी अधिक्षा मांगी गई, सरकार ने बार बार कहा कि जो 3 अधिक्षाएं ली जा रही हैं उन्हीं में पदस्थापन होगा। मेरे पास बहुत से ऐसे शिक्षकों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि अधिक्षा जिन जिन जिलों का वो दिए हैं उससे इतर के जिलों में उनका आ गया है सूची में नाम। ये सारी चिंताएं उनकी जायज हैं। सरकार को और खास करके शिक्षा विभाग को ठंडे दिमाग से इन सारी समस्याओं पर विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार विपक्ष की तरफ से इन तमाम ऐसे सवाल हैं जो शिक्षकों की तरफ से, आप लोग अपनी तरफ से कोई दबाव बनाने की, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगी कि जितने सारे क्वेश्चन और जितने सारे क्वेरीज हो रहे हैं उसका समाधान जल्द से जल्द निकले? नहीं, बिल्कुल। हम लोग तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन गवर्नर साहब के पास भी गया कि इस तरह की बातें हो रही हैं तो वो मुख्यमंत्री से बात करें, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है। हम लोग तो बोलेंगे तो तुरंत लोग बोलेंगे कि ये विरोधी हैं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन शिक्षा का सवाल है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो नियोजित शिक्षक हैं जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, देखिए हम लोग भी शिक्षक हैं, हम पहले नेट क्वालिफाई करके आए, आज 20 साल से हम प्रोफेसर हैं, लेकिन आज अगर नेट की परीक्षा ली जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि हम पास कर ही पाएंगे। और सरकार शर्त रख दे कि आप फिर से नेट क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका जो 8वां वेतन आयोग आएगा वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हो सकता है हम क्वालिफाई नहीं करें। तो इसलिए हमने कहा कि अव्यवहारिक निर्णय सरकार लेती है, विजन नहीं है सरकार के पास, इसलिए इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और सिस्टम इनके पास नहीं है। सिस्टम नहीं होने के कारण अब बताइए, रिजल्ट हुआ नहीं और काउंसलिंग होने लगी। स्वाभाविक सी बात है कि काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी जिनका सारा चीज सही निकलेगा और रिजल्ट बाद में पास वो नहीं कर पाएंगे तो फिर हंगामा होगा। तो इसलिए हमने कहा कि दरअसल सरकार सही ढंग से काम करना नहीं चाहती है, बिहार को उलझा कर रखना चाहती है और एक हवा और आई वॉश क्रिएट करना चाहती है कि हम इतनी नियुक्ति कर रहे हैं, फर्स्ट फेज कर रहे हैं, सेकेंड फेज कर रहे हैं, थर्ड फेज कर रहे हैं और यहाँ पहला ही फेज में अटक गए हैं लोग, जिसका कि आप देख रहे हैं साक्षात आपके सामने में है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार अगर सही नियत से काम करे तो सब कुछ किया हुआ था। लाखों की संख्या में शिक्षक एलिजिबिलिटी क्लियर किए हुए थे, उनको चुपचाप उनकी नियुक्ति स्कूलों में कर देनी चाहिए थी और बिहार आराम से, बिहार की शिक्षा व्यवस्था उसके बाद अपना सब चीज सही हो जाता। ठीक है, ये अब रिजल्ट अभी आया है, अभी भी माध्यमिक का रिजल्ट नहीं आया है, तो ऑब्वियस है कि अब उसका इंतजार होगा, अब देखना होगा कि उसका जब रिजल्ट आता है तब किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार बहाली के प्रयास कर रही है। जो त्रुटियां और जो खामियां सामने आई है उन खामियों को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी ये देखना होगा, और अभ्यर्थियों की जो जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को कैसे सरकार दूर करेगी ये देखना होगा। आप सभी मेहमानों ने इस चर्चा में भाग ली, बहुत बहुत धन्यवाद। सुहेली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।